ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस कहते हैं। ये वो नया प्रोसीजरल लॉ है जिसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। प्रोसीजरल लॉ का मतलब समझो, ये लॉ ये नहीं बताती कि क्राइम क्या है, बल्कि ये बताती है कि क्रिमिनल केसेस को कैसे चलाया जाए, अरेस्ट कैसे हो, ट्रायल कैसे हो, बेल कैसे मिले। ये बेसिकली कोर्ट का रूल बुक है। अब स्ट्रक्चर देखो, बीएनएसएस में कुल 531 सेक्शंस और 39 चैप्टर्स हैं। पुराने सीआरपीसी में केवल 484 सेक्शंस और 37 चैप्टर्स थे। बीएनएसएस में 2 शेड्यूल्स हैं और 58 फॉर्म्स हैं। इसका फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिला 25 दिसंबर 2023 को। ये पूरे इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, बीएनएसएस कोई पूरी तरह नई चीज़ नहीं है। इसकी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सीआरपीसी जैसी ही है, लेकिन इसमें मॉडर्नाइजेशन हुई है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के मामले में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक समन्स, ऑनलाइन एफआईआर, ट्रायल एंड एब्सेंशिया। ये सब नई एडिशंस हैं। अब मैं स्पीकर 1 से एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पूछता हूँ। बीएनएसएस को एक्ट किस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है और ये कब से लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल। आंसर है बीएनएसएस को एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये 1 जुलाई 2024 से पूरे इंडिया में लागू हुआ और इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 को। एग्जाम में ये तीनों डेट्स अलग अलग पूछी जाती हैं, इन्हें कंफ्यूज मत करना। असेंट इक्वल्स 25 दिसंबर 23, कमेंसमेंट इक्वल्स 1 जुलाई 2024। अब हम देखते हैं सेक्शन 1, जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल, इस एक्ट का ऑफिशियल नाम है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जियोग्राफिक एक्सटेंट, ये लॉ पूरे इंडिया पर लागू होती है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ पुराने लॉज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो एग्जाम में हमेशा आता है। बीएनएसएस के कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन 1, नागालैंड। बीएनएसएस के प्रोविजंस ऑटोमैटिकली नागालैंड पर लागू नहीं होते। एक्सेप्शन 2, ट्राइबल एरियाज। ये वो एरियाज हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरियाज का हिस्सा थे, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है। लेकिन ध्यान रखो, शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी को इससे बाहर रखा गया है, यानी शिलोंग पर बीएनएसएस लागू होती है। अब इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी 3 चैप्टर्स अप्लाई होते हैं। चैप्टर 9th, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, गुजारा भत्ता। चैप्टर 11th, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस की निवारक कार्रवाई। और चैप्टर 12th, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही। और अब मैं स्पीकर 2 से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में बीएनएसएस अप्लाई नहीं होती, तो क्या वहाँ कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कंफ्यूजन एग्जाम में ट्रैप की तरह काम करता है। सही आंसर ये है, बीएनएसएस ऑटोमैटिकली तो लागू नहीं होती, लेकिन 1, चैप्टर्स 9th, 11th एंड 12th वहां भी ऑटोमैटिकली अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर और बेसिक वेलफेयर से जुड़े हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके बीएनएसएस के किसी भी प्रोविजन को अपने एरिया में लागू कर सकती है, और चाहे तो कुछ लोकल मॉडिफिकेशंस के साथ भी कर सकती है। तो ये पूरी तरह एक्सक्लूजन नहीं है, ये एक कंडीशनल एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, इस पूरे सेक्शन 1 की समरी एक बार बुलेट पॉइंट्स में। बीएनएसएस इक्वल्स एक्ट 46 ऑफ 2023, प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी की जगह। बीएनएसएस स्ट्रक्चर, 531 सेक्शंस, 39 चैप्टर्स, 2 शेड्यूल्स, 58 फॉर्म्स। प्रेसिडेंट असेंट 25 दिसंबर 2023। कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024। एक्सटेंट, पूरा इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्शन, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल वाले एक्सक्लूडिंग शिलोंग। एक्सेप्शन में भी अप्लाई होते हैं चैप्टर्स 9, 11, 12। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बाकी प्रोविजंस भी एक्सटेंड कर सकती है। और स्टूडेंट्स, एक लास्ट हाई वैल्यू एग्जाम क्वेश्चन। ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन बीएनएसएस में किससे ली गई है?
आंसर है वो टेरिटरीज जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरियाज का हिस्सा थीं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है, शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी को छोड़कर। ये डेट और ये शेड्यूल दोनों एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, इन्हें रटो नहीं, समझो। 6th शेड्यूल वही है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज की गवर्नेंस को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसका रेफरेंस यहाँ आता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। ये BNSS का डेफिनेशन सेक्शन है। इसका काम है पूरी संहिता में यूज होने वाले लीगल टर्म्स को एक यूनिफॉर्म मीनिंग देना, ताकि कोर्ट्स और पुलिस दोनों उन्हें एक ही तरह से समझें। सबसे पहले देखते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A। ये एक बिल्कुल नई और मॉडर्न डेफिनेशन है जो पुराने CRPC में नहीं थी। इसमें शामिल है 1. मोबाइल या लैपटॉप जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। 2. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को रिकॉर्ड करना। 3. सर्चेज और सीजर्स कंडक्ट करना। 4. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस ट्रांसमिट करना। और इन सब प्रोसेसेस के रूल्स बनाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। बिल्कुल। अब आते हैं बेल, सेक्शन 2 सब क्लॉज बी पर। बेल का मतलब है किसी अक्यूज्ड या सस्पेक्टेड व्यक्ति को लीगल कस्टडी से रिलीज करना। ये रिलीज तब दी जाती है जब वो व्यक्ति एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करे, और अक्सर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 2 सब क्लॉज सी। बेलेबल ऑफेंस ये कम सीरियस क्राइम्स होते हैं जो एक्ट की फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल लिस्टेड हैं। इनमें बेल अक्यूज्ड का लीगल राइट है, पुलिस या कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस ये सीरियस क्राइम्स हैं जैसे मर्डर या रेप। यहाँ बेल कोई राइट नहीं है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है केस की सर्कमस्टांसेस देखकर। तो स्पीकर 1 से क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? बहुत शार्प क्वेश्चन, ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। बॉन्ड यानी पर्सनल बॉन्ड, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी। ये अक्यूज्ड की अपनी पर्सनल प्रॉमिस होती है कि वो कोर्ट में हाजिर होगा और रूल्स फॉलो करेगा। इसमें कोई गारंटर नहीं चाहिए। बेल बॉन्ड, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई, इसमें एक श्योरिटी यानी थर्ड पार्टी गारंटर होता है जो ये जिम्मेदारी लेता है कि अक्यूज्ड कोर्ट में आएगा। एग्जाम ट्रिक, बॉन्ड इक्वल्स नो श्योरिटी, बेल बॉन्ड इक्वल्स श्योरिटी रिक्वायर्ड, बस यही डिफरेंस याद रखो। अब देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। ये सीरियस क्राइम्स होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर को 1. वारंट के बिना अरेस्ट करने का अधिकार है, 2. मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का अधिकार है। और इसके साथ जोड़ लो कंप्लेंट, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच। कंप्लेंट वो एलिगेशन है जो किसी ने मैजिस्ट्रेट के सामने ओरली या राइटिंग में की हो, इस इंटेंशन से कि मैजिस्ट्रेट उस पर लीगल एक्शन ले। यहाँ एक क्रिटिकल एक्सक्लूजन है जो एग्जाम में हमेशा ट्रैप करती है। वार्निंग, पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होती, यानी अगर पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब देखते हैं इंक्वायरी वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, सेक्शंस 2 सब क्लॉज के एंड एल। इंक्वायरी ये मैजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा कंडक्ट होती है ट्रायल शुरू होने से पहले फैक्ट्स की सच्चाई जानने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस या ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा, बट नॉट अ मैजिस्ट्रेट, कंडक्ट होती है क्राइम के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो स्पीकर 1, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है? नहीं, यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। डेफिनेशन क्लियरली कहती है इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसेस है जो पुलिस या ऑथराइज्ड पर्सन कंडक्ट करे मैजिस्ट्रेट को छोड़कर। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब आखिरी 2 डेफिनेशंस, समन्स केस, सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स, माइनर ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम इम्प्रिजनमेंट हो। वारंट केस, सेक्शन 2 सब क्लॉज जेड, सीरियस ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से अधिक इम्प्रिजनमेंट हो। और विक्टिम, सेक्शन 2 सब क्लॉज वाई, वो व्यक्ति जिसे किसी क्राइम से फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल हार्म हुई हो। इसमें विक्टिम के गार्जियन या लीगल हेयर्स भी शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेक्शंस 3, 4 और 5 पर। ये BNSS का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। सेक्शन 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। ये सेक्शन बताता है कि जब लॉ में सिंपली मैजिस्ट्रेट लिखा हो बिना कोई फर्दर स्पेसिफिकेशन के, तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब दोनों में फर्क समझो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एविडेंस इवैल्यूएट करना, ट्रायल्स कंडक्ट करना यानी कोर्ट का काम। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे DM लाइसेंस देना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम।
तो स्पीकर 1, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बीएनएसएस की सेक्शन 3 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट का डिफ़ॉल्ट अर्थ क्या है, आंसर क्लियर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तभी समझा जाएगा जब लॉ में स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा हो। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। अब सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ये सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट रूल्स देता है। एक, बीएनएस के सभी ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बीएनएसएस की प्रोसीजर से होगी। 2, अगर कोई ऑफेंस किसी स्पेशल लॉ के अंतर्गत है तो उस पर भी बीएनएसएस लागू होगी जब तक कि उस स्पेशल लॉ की अपनी स्पेसिफिक प्रोसीजर न हो। यानी बीएनएसएस एक जनरल प्रोसीजरल लॉ है और स्पेशल लॉ अगर चुप है तो बीएनएसएस ही बोलेगी। और अंत में सेक्शन 5, सेविंग क्लॉज। ये क्लॉज इंश्योर करता है कि बीएनएसएस किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को इंटरफेयर नहीं करेगी जो पहले से चल रही है, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। इन लॉज की अपनी स्पेशल प्रोसीजर और जुरिस्डिक्शन है, तो इन पर वही लॉज बीएनएसएस से ऊपर रहेंगी। सेविंग क्लॉज का सिंपल लॉजिक है, जहां स्पेशल लॉ है वहां जनरल लॉ चुप रहे। तो लास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सेक्शन 5 का क्या पर्पस है और इसे सेविंग क्लॉज क्यों कहते हैं? सेविंग क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल और लोकल लॉज को बीएनएसएस के प्रभाव से बचाती है, यानी उन्हें ओवरराइड होने से प्रोटेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, पूरे सेक्शन 2 से 5 की क्विक रिवीजन। सेक्शन 2, डेफिनेशंस, ऑडियो वीडियो मीन्स, बेल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, बॉन्ड, बेल बॉन्ड, कॉग्निजेबल, complaint not equal to police report, inquiry magistrate versus investigation police, summons case less than 2 years, warrant case death life greater than 2 years, victim including guardian or heirs.